बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। आज मैं चाहता हूं कि हम आपको सिर्फ वो चीजें बताएं, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी काफी मुलाकातें होती हैं हर हफ्ते 10 दिन के बाद। आपको पता है एग्जैक्टली हम क्या करते रहे हैं पिछले 2.5 साल के अंदर। मैं आपको अपडेट भी करता रहा सब चीजों के साथ जो इनिशिएटिव्स ले हैं, क्यों वो बैठ के मैं रिपीट करूंगा तो वो आपको लगेगा कि फिर हमें पहले ही पता है ये सब चीजें। मैं चाहता हूं कि हम आपको वो चीजें बताएं जो हमने की हैं कोविड के, जब से कोविड-19 आया पिछले मार्च से, तब से लेके हमने क्या क्या हमें चीजें चेंजेस लाने पड़े और एकदम लाने पड़े, क्योंकि सिचुएशन डेली वीकली चेंज हो रही थी। सबसे पहले जो हमने किया वो किया हमने ALP बनाया, जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। क्योंकि जितनी छुट्टियां बच्चे कर चुके थे, 6 महीने पहले स्कूल बंद रहे, फिर 2 महीने बंद रहे, पौने 2 महीने। अब हमने शुक्र अल्लाह ताला का कल से दोबारा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कल से खोली है, और आगे हम प्राइमरी, मिडिल और यूनिवर्सिटीज फर्स्ट को खोलने जा रहे हैं। हमने सिलेबस को कंडेंस किया ताकि जो सबसे जरूरी चीजें बच्चों के सीखने के लिए थी ना, उनको इस वक्त प्रायोरिटी बनाया जाए, ताकि जितना नुकसान हो चुका हुआ है छुट्टियों की वजह से, जो लर्निंग लॉसेस हुए हैं, उनको हम मिनिमल पे लेकर आए। लर्निंग लॉसेस को कम करने के लिए यह भी था कि पिछली दफा हमने जिस तरह हर बच्चे को प्रमोट कर दिया एग्जाम के बगैर, इस दफा कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा जब तक एग्जाम वो देगा नहीं। हमने एकेडमिक जो कैलेंडर है उसके अंदर भी टीचर्स को उस तरह की चीजें भेजी हैं, वर्कशीट्स बना के सब चीजें। मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ उनका होमवर्क जो है, जो हमने छुट्टियों में दिया था, 50% हम उस पर उनको ग्रेड कर रहे हैं और 50% MCQs बना रहे हैं। हमने स्पेशली बैठ के ये पूरा प्रोग्राम जो पिछले 2 महीने की छुट्टियां पौने 2 महीने की थी, इसके अंदर असेसमेंट को बिल्कुल चेंज किया, क्योंकि जिस तरह के हालात बनते जा रहे थे उन्हीं हालात को सामने रखते हुए हमें ये चेंजेस करने पड़ रहे थे। हमने स्पेशली वर्कशीट्स बनाई बच्चों के लिए, पूरी डिटेल्ड वर्कशीट्स जो उनको दी गई, जिसमें उन्होंने अपना होमवर्क सब चीजें कंप्लीट की। इसके अलावा जो हमने SOPs दिए बहुत जरूरी थे। हमने स्कूलों को डिसइंफेक्ट करवाया, हमने टीचर्स की ट्रेनिंग की इसके ऊपर, हमने पूरे उसके इकदाम उठाए। हमने पेरेंट्स को, स्कूल काउंसिल्स को कॉन्फिडेंस में लिया कि कोई भी बच्चा घर से मास्क के बगैर नहीं आएगा। स्कूलों के अंदर हमने 50% अटेंडेंस की, कि 50% अगर मंडे को आ रहे, 50% ट्यूसडे को आएंगे, फिर 50% वेडनेसडे को आएंगे। जो इकदाम हम उठा सकते थे हमने उस वक्त और उठा देगा, और अभी भी इसी सिस्टम पे हम चल रहे हैं। जब जो स्कूल्स खुले हैं कल, वो भी 50% पे हैं, और जो आगे जाके भी जब प्राइमरी वगैरह और मिडिल खोलेंगे और यूनिवर्सिटीज, वो भी 50% पे होंगी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, इन चीजों को इंप्लीमेंट करवाना। देखें, बना के रूल कह देना ये कर दिया बड़ा आसान है। मैंने खुद जाके अटक तक स्कूलों में विजिट किए। मैं एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल जो कि एक घर के अंदर था, मैं किसी को नहीं पता था मैं आ रहा हूं, मैं घुस गया अंदर। मैंने वहां तक जाके देखा कि कमरों में बच्चे बैठे हुए थे, फर्स्ट स्टोरी पे, सेकंड स्टोरी पे, और SOPs फॉलो हो रहे थे। मेरे ख्याल से जितने इंप्लीमेंट हमने स्ट्रिक्टली करवाए हैं SOPs, आई डोंट थिंक किसी और जगह पे उतनी सख्ती से नहीं हुए जितनी सख्ती से हम करवा रहे हैं। और मैंने हमेशा मीडिया को कहा था कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि जहां पे भी आपको पता लगे, क्योंकि आपको कई चीजें पता लगती हैं जो हमें नहीं पता लगती, आपको भी जहां पता लगे निशानदेही करें, ताकि हम जाके उधर करेक्शन करवा सकें। इसके अलावा हमने सबसे जरूरी चीज जो थी, बच्चों का जो लर्निंग लॉस हो रहा था ना, इसके लिए हमने टीवी पे तालीम घर शुरू किया। तालीम घर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक था, जिसमें हमें डिफरेंट एरिया पंजाब के जो हैं, हमें लोगों ने अपने बच्चों की तस्वीरें भेजी, और उन्होंने देखा जी टीवी की तस्वीर थी और बच्चा साथ बैठ के पढ़ रहा था। फैमिलीज ने अपनी तस्वीरें भेजी कि देखिए जी इसका इतना फायदा हो रहा है। सबके लिए नहीं हुआ, मगर देखें, जब भी आप सबके लिए चीजें करने जाएंगे ना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी नहीं कर सकते। आपने चीजें शुरू करनी होती हैं और फिर आप उनको स्केल करते जाते हैं। जिस तरह आपके पास फंड्स भी हो, जिस तरह अवेलेबिलिटी ऑफ एनीथिंग हो, तो आप उसको स्केल तब करते हैं। इन हालात के अंदर हमने सिंगल नेशनल करिकुलम इंप्लीमेंट किया, जो कि सबसे मुश्किल चीज थी। किस तरह किया? क्योंकि हमने उधर भी जो टीम, आप
सोचें जो इस्लामाबाद तक में टीम्स बैठी हुई थी उनको कोरोना हो गया, डिलेज जो आ रहे थे, हमने फिर भी आप देखना जब 2021 का इंशाअल्लाह ताला साल शुरू सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इंप्लीमेंट होगा प्राइमरी स्कूल्स के अंदर 1 through 5। लोगों प्राइवेट स्कूल्स की आसानी के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन है वो हमने पहली दफा आज तक कभी नहीं हुआ ऑनलाइन की, ताकि वो अपने घर बैठ के अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकें। जो पहले वो हमेशा फाइलों में फंसे रहते थे, रिश्वतों में फंसे रहते थे कि जी रिश्वत दें, फाइल चलाएं उसको रजिस्टर करने के लिए, अब वो घर बैठ के अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं, लवाजमात पूरे करें, उसकी वो फी दें और जाके अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हमने टीचर्स की ट्रेनिंग, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग पहली दफा हिस्ट्री में ऑनलाइन, कभी भी ये पहले नहीं हुआ था। आप भी उस जगह अवेलेबल थे जिस दिन हमने ये लॉन्च की थी। पहली दफा टीचर्स की ट्रेनिंग ऑनलाइन हमने शुरू की ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर हर जो आ रहा था उस गैप को फिल किया जाए। इसके बाद हमने इन्हीं टाइम्स के अंदर, ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं ये पिछले 8 महीने 9 महीने अंदर सब चीजें हुई हैं। ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उसके लिए हमने पहली दफा ये बुक लॉन्च की हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये बुक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। अगर आप इसको खोल के देखें इसके अंदर हर चीज है, हमारे बच्चों के लिए हर चीज है, शेप्स, कलर्स, और ये 3 जबानों के अंदर, उर्दू में भी अंदर है, इंग्लिश में भी है और अरबिक में भी, 3 जबानों के अंदर, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है जब भी हम फ्री चीज देते हैं अपने मुल्क के अंदर हम बिल्कुल बेकार चीज देते हैं। ये हमारा पता नहीं एक माइंडसेट है। हमने ये फ्री दिया पूरे ECE जितने स्कूल्स के अंदर खुला हुआ है उनको, और हमने फ्री दिया। और आप ये किताब देखें, इसको ये देखें, मैंने बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के लिए ये किताब, ये बिल्कुल मैंने इस तरह कर दी है, दोबारा खोलूंगा बिल्कुल वैसी हो जाएगी, कुछ सेकंड्स के अंदर ये किताब वैसी हो जाएगी। सो आप देखें कि ये चीजें हमने इन हालात के अंदर भी बच्चों को दी। इसके अलावा पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए हमने 20% डिस्काउंट दिया फी के अंदर पहले 6 महीने के अंदर, मगर इस दफा हमने इसलिए डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि 70% स्कूल्स पंजाब के अंदर जो है वो 5,000 से कम फी वाले, उन स्कूल्स को इतना नुकसान हो रहा था क्योंकि पेरेंट्स ने फीस देनी बंद कर दी, स्कूल बंद होने शुरू हो, काफी स्कूल बंद हो रहे थे। सो इस दफा हमने सोचा कि नहीं, वो 20% डिस्काउंट नहीं देना। पेरेंट्स को हमने 6 महीने रिलीफ दिया था, अब इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल बंद होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आ रही थी, पेरेंट्स स्कूल से बच्चों को निकाल रहे थे और पेरेंट्स फी भी नहीं दे रहे थे। सो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज जहां जहां उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो वहां पे जरूर फी जमा करवाएं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमने चलाना है। आखिरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि कोविड की वजह से काफी बच्चे ड्रॉप आउट किए कोविड की वजह से। नंबर अभी हमारे सामने आएगा क्योंकि अभी भी सारा सिलसिला चल रहा है। इसके लिए हम मैसिव कैंपेन एक चलाने लगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जो ड्रॉप आउट हुए हैं, जो स्कूल छोड़ के चले गए। इंशाअल्लाह ताला February 1 से हम एक मैसिव कैंपेन, और ये वो कैंपेन नहीं होगी, मैं आपको एक चीज बताऊं इस कैंपेन की, बड़ी जबरदस्त चीज है। ये नहीं कि जी हम पंजाब के लेवल पे चला रहे हैं, नहीं, अच्छा जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला रहे हैं, नहीं, तहसील लेवल पे नहीं, ये मरकज लेवल पे कैंपेन चलेगी इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारे सामने एग्जैक्ट नंबर्स आए, हर चीज जो है वो रिपोर्ट की जाए, पता लगे जो टारगेट्स दिए गए हैं वो अचीव हुए नहीं हुए। सो इसलिए इंशाअल्लाह ताला आप देखना दिस विल बी अ मैसिव कैंपेन। आखिरी चीज, इंसाफ एकेडमी जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम इसीलिए चीजें कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से 2 चीजें, टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, डिजिटाइज करने का। नंबर 1, आपके पास डाटा आता है ताकि आप सही फैसले कर सकें। डाटा के बगैर आप अंधाधुंध फैसले करते हैं जिस तरह पिछली हुकूमतों ने किए, और आपको नजर आ रहा था कि वो फैसले थे जो कि बैठे बैठे दिमाग में एक आदमी का ख्याल आता था और वो फैसले कर देता था। जब तक आपके सामने डाटा ना हो आप सही फैसला नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है कि 2 नंबरी बंद हो, करप्शन बंद हो, ये चीजें बंद हो। सो इसलिए इस चीज की वजह से हम इंसाफ एकेडमी इंशाअल्लाह ताला उस पर काम शुरू हो चुका है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर लेक्चर जो होगा वो ऑनलाइन होगा, फ्री होगा बच्चों के लिए। आप देखना कि ये वो चीज होगी जो एकेडमिक कल्चर को बिल्कुल रिप्लेस कर देगी, और आप देखना ये फ्यूचर है इस मुल्क का। इंशाअल्लाह ताला बेस्ट लेक्चर्स
बेस्ट क्विजेज, बेस्ट मटेरियल जो होगा वो बच्चों के लिए अवेलेबल होगा। इसलिए ये सारी चीजें जो हमने कोविड के अंदर की हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे बताएं। सर बताइएगा कि आपको तकरीबन 2.5 साल आपके हो चुके और शुरू से आप जो है वो वज़ीर तालीम है, तो लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो उनको 2.5 साल में स्कूलों में क्यों नहीं लाया जा सका, या ये किसकी नाअहली है और कब स्कूलों में लेकर? बिल्कुल, इसके लिए हमने इंसाफ प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम, आपको याद है, आज से 1.5 साल पहले डिसाइड किया था। ये डिसाइड किया था हमने 2019 में एंड पे। हमने 100 प्राइमरी स्कूल खोलने थे। 3 लाख से ज्यादा बच्चा स्कूल है लाहौर के अंदर। सर किसी पिछली हुकूमत को 10 साल से ज्यादा हो गए, एक स्कूल भी नहीं उन्होंने खोला, कि एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोला। अब आप सोचें कि लाहौर ऐसी जगह जहां पे पॉपुलेशन इस तरह बढ़ रही है, एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोला गया। अब हमने वो खोलने थे पिछले मार्च के अंदर, जो स्कूल ईयर शुरू होता है अप्रैल के अंदर। कोविड आ गई की वजह से, क्योंकि ये हमने रेंटेड बिल्डिंग्स में खोलने थे। आपको मैं सिर्फ इतना सा फर्क बता दूं, पिछली हुकूमत में अगर हम ये 100 स्कूल खोलते, ये 3 से 4 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनता है, ठीक है। 100 स्कूल खोलने थे और उसको 2 से 3 साल लगने थे कंस्ट्रक्ट होने के अंदर। हम 90 दिन के अंदर 21 करोड़ रुपए में, फिर ये लिख लें नंबर, 21 करोड़ रुपए के अंदर 100 स्कूल खोलने जा रहे हैं 90 दिन के अंदर। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है, अभी जैसे स्कूल दोबारा खुल रहे हैं हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने अगर एक दफा रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्कूल बंद हो गए, वो नुकसान है पैसों का, टैक्स पेयर के पैसों का नुकसान है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आज भी मैं फाइनेंस के साथ इसी प्रोग्राम्स के ऊपर बैठा हुआ था। एक आफ्टरनून स्कूल का प्रोग्राम है और ये इंसाफ प्राइमरी स्कूल का, बच्चों को वापस लाने के लिए। बारी बारी बैठेगा। नया तालीमी साल कब शुरू होने जा रहा है, कोई अगस्त से कोई मई के हवाले से बात करें। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो आपने तालीम दी है कोरोना के दौरान, तो फैक्ट जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है उसने एक स्टडी की, उसके मुताबिक बच्चों ने ऑनलाइन में कुछ नहीं सीखा बल्कि उनका 20% अर्निंग लॉस हुआ है। तो इसके हवाले से क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूं। नंबर 1, स्कूल ईयर जो है वो डिसाइड हो रहा है, एग्जाम जो है वो मई में, ठीक है जी, इस साल के, क्योंकि वो डिले किए गए। नेक्स्ट स्कूल ईयर जून में शुरू करना है या अगस्त में शुरू करना है, ये आपको बड़ी जल्दी हम बता देंगे। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना नुकसान हो चुका और इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां जो है वो मिनिमल दी जाएंगी। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज जो लर्निंग लॉसेस हुए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, एक नई चीज है ऑनलाइन पढ़ना, एक नई चीज है कॉन्सेप्ट। आई मीन जो एलीट स्कूल भी करवा रहे हैं, मुझे हर रोज पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे इतनी देर ऑनलाइन नहीं बैठ सकते, इतनी उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ये एक इमरजेंसी इकदाम किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से। एक ब्रांड न्यू चीज है, उसको अडेप्ट करते हुए टाइम लगेगा, और उसको अडेप्ट करने में ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, एंड होपफुली हम स्कूल खोलें ताकि वापस सबको लेकर। आपने बहुत दफा अपनी तकरीर में ये भी कह चुके हैं कि एसओपी पर भी मद्देनजर किया जा रहा है। दूसरा, अभी जो है जितने प्राइवेट स्कूल थे वहां पर स्कूल खुले हुए थे, बच्चे जा रहे थे बगैर यूनिफॉर्म के, तो कोई अमल नहीं है। तो कल भी देखा गया है कि 50% बजाय 100% जो है वो बच्चों को बुलाया गया था, वो भी गए थे। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा साथ साथ कि बे फॉर्म की जो शर्त है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्कूल से बच्चे आउट हैं, तो टीचर्स क्या कर रहे हैं प्रेशर की वजह से, जिन बच्चों के बे फॉर्म नहीं आ रहे उनका नाम खारिज करते जा रहे हैं। देखिए, उनके लिए बे फॉर्म के लिए हमने डेडलाइन रखी और बे फॉर्म हर एक को जमा करवाना पड़ेगा। जब तक बे फॉर्म, देखें ये कोई हुकूमत भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया उन्होंने, ताकि आपको पता तो लगे कि बच्चों की डबलिंग ट्रिपलिंग नहीं हुई भी, कि वो कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके पास एग्जैक्ट नंबर तो आए कि बच्चे कौन से बाहर हैं, कौन से अंदर हैं। और मसला ये है कि जो टीचर्स हैं जिन बच्चों के बे फॉर्म नहीं आ रहे उनको फर्क। सर आप निशानदेही करें, वी विल हेल्प यू आउट एब्सोल्युटली। ये बताइएगा कि क्लासेस रूम पर और इम्तिहानात रूम पर ये एक नारा लगाया जा रहा था कल से, क्या वजह है कि लोग अभी तक इस पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे? वो कह रहे हैं कि अगर क्लासेस रूम पर हुई हैं तो फिर इम्तिहान भी रूम पर ले लिया जाए। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि मुश्किलात हैं जूम की क्लासेस के अंदर। बच्चों को, जिस तरह मैंने पहले बताया, बच्चों के लिए समझना, बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये ब्रांड न्यू चीज है जो पिछले 6-8 महीने में 8 महीने में सबको अडेप्ट करनी पड़ी है, चाहे वो पहली का बच्चा हो या वो मैट्रिक का बच्चा हो या वो यूनिवर्सिटी का हो। दिस इज समथिंग ब्रांड न्यू, कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है समझना सब चीजें। सो एवरीबडी हैज टू अडेप्ट राइट नाउ। लाहौर में आज की डेट में जो कोरोना फैलने की रेशियो है वो 4.95 के पास, यानी कि 5% के करीब है।
बच्चे, कल से आप स्कूल खोलने जा रहे हैं, किस तरीके से प्रॉपर SOPs पर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि प्रॉपर SOPs पर अमल होगा, क्योंकि बच्चों ने आपस में मिलना है, वहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग भी करवानी है, आपने तो पॉलिसी गाइडलाइन दे दी है, अब इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म रखा है, कोई चेक एंड बैलेंस का आपने? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले हमने खोली 9, 10, 11, 12, ठीक है जी, 9, 10, 11, 12 50% बच्चे आएंगे। इसका मतलब अगर क्लास में 40 बच्चे थे तो 20 बच्चे एक वक्त में हों। सबसे पहली चीज ये। नंबर 2, हमारी टीमें कॉन्स्टेंटली फिर रही हैं देखने के लिए कि SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। देखें मेरे ख्याल से, और फिरदौस साहिबा भी एग्री करेंगी, सबसे ज्यादा SOPs फॉलो स्कूलों में हो रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पे मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, जहां पे मैंने खुद जाके पंजाब के अंदर देखा कि डिस्टेंसिंग रखी हुई थी बच्चों के, प्राइवेट स्कूल्स में भी और पब्लिक स्कूल्स में भी। मैं आपको यह बताऊं इस दफा क्यों इतना प्रेशर है SOPs का सबको फॉलो करने का, क्योंकि सबको पता है कि अगर ना फॉलो किए गए हम बंद कर देंगे, और वो खुदा ना खास्ता अगर रेट बढ़ा तो हमें स्कूल्स बंद फिर करने पड़ेंगे। सो इसलिए सब बहुत फोकस्ड है इस दफा, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी, कि फॉलो किया जाए। डॉक्टर साहब, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे इंटरनेशनली स्कूल खोले गए हैं, वो 3% से नीचे जो रेशो आई है कोविड की, वहां पे उन्होंने स्कूल ओपन किए हैं। सिंध की गवर्नमेंट ने भी यही कहा बाकी हुकूमत को कि जब 3% से नीचे आए तो आप स्कूल ओपन कर दें। अभी ये 5% टू अबव जा रही है, ऐसे में चीजों को किस तरह से आप मैनेज करेंगे? देखिए सिंध हुकूमत और बाकी सब ने भी कंसेंसस सबका इकट्ठा हुआ था ये कि स्कूल्स खोल लें। इस पे 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस भी डिस्कस हुई थी, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट मीटिंग थी उसमें हुई, और फाइनली डिसाइड यही किया गया। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं उसमें, अभी एक सेक्शन ये खोला है 9, 10, 11, 12, फिर जब प्राइमरी, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन आपका प्राइमरी है, आप प्राइमरी खोलेंगे और 7 यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, उसके फौरन 2 से 3 हफ्ते के अंदर एनालिसिस किया जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि 14 दिन लगते हैं कोरोना का इंपैक्ट आते हुए। 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसके एनालिसिस होंगे, उसके दरमियान में भी हम अपडेट्स रखेंगे, और जो भी हमें स्टेप्स लेने पड़े, अगर खुदा ना खास्ता बंद करने तो हमें बंद करने पड़ेंगे, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड, मगर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इतने लर्निंग लॉसेस हो रहे हैं कि वन ऑफ द थिंग इज, आई थिंक हमें SOPs फॉलो करते हुए इस चीज के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं पे भी जाता भी नजर नहीं आ रहा कोरोना। डॉक्टर साहब की बात बढ़ाते हुए, चूंकि ये कैबिनेट कमेटी ऑफ द कोरोना में तमाम स्टेक होल्डर बैठे थे, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और सब ने सर जोड़ के मिल बैठ के कई घंटे की डिस्कशन के बाद ये फैसला किया था, क्योंकि एक तरफ आपका कोरोना का चैलेंज है जिसकी आपने निशानदेही की, दूसरी तरफ उन बच्चों का तालीमी मैदान में होने वाला नुकसान है, और फिर उसके साथ जुड़ी आपकी एक इकनॉमिक मोबिलिटी है, और जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ स्कूलों के चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं, जो टीचर से जुड़े हैं, जो वहाँ काम करने वाले मैन पावर से जुड़े हैं, ह्यूमन सोर्स से जुड़े हैं। तो ये कंडीशनल स्कूल खोले गए कि इसकी तमाम SOPs की मॉनिटरिंग होगी, और फिर इसको 3 हफ्ते के बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा, और अगर कोरोना की सूरत हाल डिटोरिएट हुई और वो स्कूलों का रवैया SOPs के मुताबिक ना हुआ, तो हुकूमत पंजाब फिर बैठ के अपनी असर नौ हिकमत अमली को तय करेगी। जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे ज़ाहिर है इन्होंने सूबा सिंध की बात की है, तो NCOC वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बैठ के कंसेंसस से फैसले करती हैं। तो ये कंसेंसस से फैसला हुआ है, ये किसी एक सूबे का फैसला नहीं है। डॉक्टर साहब, जब से आप वजारत में आए हैं, महकमा तालीम, पंजाब के टीचर, मेरा ख्याल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सड़कों पर है, और अक्सर उनका इंतजार होता है तो उनका पहला मुतालबा आपकी तब्दीली का होता है कि क्यों टीचर यूनियन में और आप में हमारी का भुगतान है। ये आपने कब सुना? मैंने, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश है मेरे आने से, जो मैंने ट्रांसफर उनके लिए बनाया है, जहां पे वो धक्के खाते थे, जहां पे वो सिफारिशें करते थे, जहां पे शुरू होती थी रिश्वत 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक ट्रांसफर की, MNAs के पीछे भाग रहे हैं, MPs के पीछे भाग रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं। मैंने उनके लिए घर बैठ के फोन के ऊपर ये ट्रांसफर का सिस्टम बना दिया। जितनी दुआएं मिल रही हैं, आप जब कभी रूरल एरिया में जाके देखें,
लोग आके मुझे कहते हैं कि आपने हमारी बेटियों की इज्जत बचा ली है एक सिस्टम बनाने से, सिर्फ एक सिस्टम। इसके लिए मुझे क्या खर्च करना पड़ा? 0 रुपए। 2.5 अरब रुपए की करप्शन है साल की, 2.5 अरब रुपए की। टीचर जितना खुश है इस वक्त कभी पहले इतना खुश नहीं हुआ था। अब हम उनकी प्रमोशन, उनकी लीव्स, उनकी हर चीज, आप देखना 5 साल इंशाअल्लाह जब एंड होंगे ना टेन्योर के, हर चीज मैंने फोन पे ना कर दी ना, जिससे डाटा आपको मिलेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और टीचरों को जाके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने भी इन हाउस तब्दीली की बार बार बात कर रही है। इसी तरह कल मरियम नवाज का भी ये बयान आया कि उन्होंने कहा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो भी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम पहुंच गई है, फॉरेन फंडिंग का केस तेज हो गया है, बात होना शुरू हो गई है, इलेक्शन कमीशन पर दबाव आ रहा है, कोई माहौल बन रहा है इन हाउस तब्दीली का? एक तरफ तो आपने देख लिया कि मुराद राज साहब हुकूमत पंजाब वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जो लेफ्ट ओवर बच्चे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो इस वक्त जो है जिनका तालीमी हर्ज हुआ और कोरोना के चैलेंज की वजह से हमें उन बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो के हमने एक आउट ऑफ द वे जाके स्ट्रेटजी और प्लानिंग की कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कैसे महफूज बनाएं और कोरोना के चैलेंज के बावजूद उनको स्कूलों में लाने के लिए हमारी तरजीहात वाज़ेह हैं और आपके साथ शेयर की गई हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब के पेट में जो उठने वाला इक़्तिदार का दर्द है वो उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा, और जो जाली राजकुमारी का आप अदारों पे चढ़ाई करने का और अदारों को मुतनाज़ा बनाने का और उनके वक़ार और तशख़्ख़ुस को दाव पे लगाने का जो दरीना पहले दिन से मुतालबा और ख्वाहिश रही है, उसकी बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि इतनी खज्जल खराबी मरी से बर्फ़ पोश पहाड़ों में मज़े लेते लेते वो मौलाना साहब के घर तितर बटेर खाने के बाद सकीना के सामने आके फ़ोटोशूट करा के फिर वो जो पुतली तमाशा इलेक्शन कमीशन के सामने करने जा रहे हैं, तो ये सारे तमाम तदाबीर और तमाम हटदर्मी शायद इतनी उनको ना करनी पड़ती अगर जेल में अपने चचा हजूर के कानों में जाके सिर्फ ये पूछ लेती कि ये इलेक्शन कमीशन जिसका चुनाव किया गया वो उनकी ख्वाहिश से हुआ या नहीं, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन मिल के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन तैनात करती हैं और ये सारा प्रोसेस जो है उसमें उनके चचा लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी ख्वाहिश, उनकी मंशा और उनकी सरपरस्ती इन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को हासिल हुई तो वो तैनात हुए। एक और बात जो आपने कही फॉरेन फंडिंग केस, वो आज अच्छा है कि सामने खुद आके इलेक्शन कमीशन के खड़ी होंगी, तो मेरी अपील है कि इलेक्शन कमीशन से वो अपने हवाले से भी ज़रूर पूछती जाएं। 2 क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उनसे पूछे कि आपने हमारा खाता भी खोल लिया है, यानी PMLN से भी हिसाब मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कि आप भी ज़रा वो पर्चियाँ लाएं, आप भी ज़रा वो रजिस्टर लाएं और वो खाते लाएं जिनके तहत जो है वो आप बैरून मुल्क से फंडिंग और वसाइल इकट्ठे करते रहे पार्टी फंड के नाम पे, और साथ ही साथ क्योंकि वो अपडेट उस केस की भी ले गई हुई है वहाँ। असल गुस्सा इस बात का है कि हमने तो उंगली उठाई थी इमरान खान की तरफ, हम तो इमरान खान के 40,000 जो इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी उनके डोनर की हैसियत से पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे सामने आए। यहाँ लोगों की जेबें साफ हुई, जेब बन के उनके माफियाज की ज़ेरे निगरानी जमातें चलाई जाती रहीं और हुकूमत में आके उन माफियाज को फिर पे बैक होता रहा। तो पहली दफ़ा एक ऐसी जमात जिसने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस धरती माँ के साथ जोड़ा और उन्होंने इस दर्द को महसूस करके
गले सड़े निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए पीटीआई को सपोर्ट दी, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर रेमिटेंसेस देते हैं जिससे आपकी मैशत की गाड़ी का पहिया चलता है, तो वो काबिल तहसीन कदम है। और अगर वही ओवरसीज पाकिस्तानी आपके सियासी कल्चर की बू और बदबू को दूर करने के लिए वो मानत और सपोर्ट देते हैं, तो वो सवालिया निशान बनता है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भांप लिया कि जो इलेक्शन कमीशन से हिसाब मांगने जा रहे हैं, वो उसामा बिन लादन को जो पैसे उनकी अपनी वालिदा ने अपनी बुक में लिखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो फंडिंग हुई उसामा बिन लादन की तरफ से उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए, तो मरियम बीबी आज वहां खड़े होके तो मीडिया को ये भी जरूर बताती जाए कि वो फॉरेन फंडिंग थी या लोकल फंडिंग थी, क्योंकि हुकूमतों को गिराने के लिए बरमला उसामा बिन लादन से पैसे लेने, जमहूरियत की पटड़ी को डीरेल करना और ऐसी जमहूरियत के ख्वाब देखना जिसमें सिर्फ वो इक़्तिदार में हूँ, और उसके बाद अगर वो इक़्तिदार में नहीं है, अगर वो अपोजिशन में है, तो वो उस जमहूरियत की जड़ों को उखाड़ने के लिए निकल पड़े। ये सिर्फ ये इस अज़म को लेके आज वहाँ जा रहे हैं कि ना खेडांगे और ना खेडन देंगे। और रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो उन्होंने तो माशाल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा अपनी चिरागाह बनाए रखा, और इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी चिरागाहों से गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ मुस्तफ़ीद होते रहे। तो जब वहाँ तरक्की की फसल उगने लगती है, अब उनको फिर से ये पता चला है कि इमरान खान की क़यादत में उस चिरागाह के अंदर तरक्की और खुशहाली की फसल उग रही है, तो फिर उसको चरने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ और अदारों को कमज़ोर करने की जो उनकी ख्वाहिशात है, वो इंशाअल्लाह मलिया महट होंगी। अवाम आज आपने देखना है, ना कहीं कोई रुकावट है, ना कहीं कोई कंटेनर है, ना कहीं कोई तारे लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। अब कौम ने देखना है कि चंद दर्जन अफराद के साथ इस वक्त खड़े फोटोशूट जो हो रही है, वो अल्टीमेटली इस मुल्क के मफाद में है। जो रेड जोन है उसके अंदर चढ़ाई, और कश्मीर चौक का नाम जानबूझ के इस्तेमाल हुआ कि कश्मीर चौक से हम निकल के इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। तो कश्मीर जो मोदी के नरगे में मकबूजा कश्मीर जो है, आप आज तक इनके मुंह से मोदी के खिलाफ या उन मजलूम नहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ चढ़ाई करते मोदी के हवाले से कोई लफ्ज़ नहीं सुनेंगे, और ना ये कभी कश्मीर की तरफ चढ़ाई के चढ़ दौड़ेंगे। कश्मीर चौक को आप फिर ये इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी हमारे इदारों के लिए सोचता और बोलता है, हमारी नादान अपोजिशन आज वही सोच जो है उसकी अक्कासी इस्लामाबाद में करने जा रही है, और जिसकी आप भी देखेंगे कि मीडिया के स्क्रीन के अलावा अवाम में उन्हें कितनी पजीराई मिलेगी। वो सुबह से आप देख रहे हैं, 1 बजे का वक्त था, मैं आने से पहले वो 1 दर्जन के करीब भी लोग नहीं होंगे जो वहाँ खड़े थे, और बाकी अभी नान हलवे खा के आएंगे, उनका भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये बताऊं कि आप बोल लेने एक मिनट मैं आपको ये बताऊं, बोल लेने ये पीडीएम क्या है? पीडीएम है पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। ठीक है जी, ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट एक चल रही है, और इसके कौन है? इनके सबके सेल्फ इंटरेस्ट है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के अंदर। 40-40 साल ये इस मुल्क के ऊपर बैठे रहे, क्या किया लोगों के लिए इन्होंने? जिन हालात में मुल्क को पहुंचा दिया हुआ इन्होंने, और हमें लाके बैंकरप्सी के किनारे पे खड़े करके ये ले जी, अच्छा 40 साल से मुल्क चला रहे हैं, आपने 2 साल में क्यों नहीं ठीक किया?
40 साल की तबाही को ये एक्सपेक्ट करते हैं 2 साल में आप सारा सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर रहे? कितनी जबरदस्त चीजें जो चेंजेस हम लेकर आए हैं वो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, एक्चुअल लोगों की जिंदगियों में फर्क पड़ेगा। आप देखना, ये सिर्फ शोबाजियों में लगे हुए थे। एक गली का इलेक्शन ये औरत मुझे जीत के दिखाए, एक गली का इलेक्शन जीता नहीं है और आ गई है जी मैं पार्टी का बनने के लिए, और बाकियों को जेल, बाकी वैसी जेल के अंदर है। मौलाना सारे इलेक्शन हार के सब कुछ करके ये सब अपना अपना हिस्सा सिर्फ ढूंढ रहे हैं, ये सब अपने लिए आए हुए कि उनको एनआरओ मिल जाए किसी तरह, और वो वजीर आजम ने देना नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, इनका आपस में कोई एका नहीं है बिल्कुल भी। पीपल्स पार्टी क्यों ये खत्म हो गया आपका लॉन्ग मार्च? क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे देगी नहीं। इस्तीफों की बात किधर गई? जिन 2 ने दिए थे वो भी कह रहे थे हमारे जाली, असल में उनके प्रॉब्ली वो असली थे जो गए थे नेशनल असेंबली। वासिफ डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तरफ हुकूमत को पीडीएम की सूरत में चैलेंज का सामना है, दूसरा सेनेट के और इंतखाबात है, इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो जो आपके इत्तेहादी हैं जैसे काफ लीग है वो भी हुकूमत से काफी नाराज नजर आए। अभी पिछले दिनों में जो थोड़ी बर्फ पिघलती नजर आई है, वजीर आजम ने एक कॉल भी की उनको, तो अभी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहा है, उसमें वजीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, तो इसमें किस कदर सदाकत है और कोई काफी से ब्लैकमेल तो नहीं हो रही है? पहली बात तो ये है कि जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है। हमारे सामने पीडीएम ना पहले चैलेंज था ना अब है। हाँ, हमें जो चैलेंज दरपेश है वो महंगाई का चैलेंज है, वो अवाम की मुश्किलात को के अजाले का चैलेंज है, गुर्बत के खात्मे का चैलेंज है, और क्वालिटी एजुकेशन का चैलेंज है, क्वालिटी हेल्थ केयर का चैलेंज है। ये सारे जो अवामी ज़रूरियात के साथ जुड़े चैलेंज हैं, हुकूमत उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए पुरज़म है। दूसरी बात आपने की कि पीडीएम को चैलेंज है, उनको आपस में चैलेंज है, क्योंकि आज बिलावल का ना आना, उस मुजाहरे में शामिल ना होना, ये साबित करता है कि अब दाल जो है वो जूतियों में बंटना शुरू हो गई है। एक दूसरे को धोखा देने वाले, एक दूसरे से झूठ बोलने वाले अवाम से सच किस तरह बोल सकते हैं? एक दूसरे के पीछे छुपने वाले, एक दूसरे को अपनी सियासत के लिए ढाल बनाने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे इत्तेहादी हमारी ताकत हैं, और सियासत के अंदर गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब आप मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ प्लेटफार्म से अपने अपने मैनिफेस्टो से इलेक्शन लड़ के आती हैं, तो उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जुड़े कुछ पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, और जो हुकूमत को वो बारहा हमारे तक पहुंचाते रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सेनेट का इलेक्शन हो या कोई भी ऐसा अवामी मफाद का मंसूबा हो, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब की क़यादत में इत्तेहादियों को साथ लेके चलेंगे, और इस हवाले से हमारा कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होगा, और कहीं पे भी कोई ऐसा अबहाम नहीं है जो मीडिया में नजर आ रहा है। आपका हो गया ना, कर सुन लेने। ब्रॉडशीट में काबिल मौलवी साहब ने ये कहा कि शहजाद अकबर साहब ने 20% कमीशन मांगा है, आप इस पे क्या कहते हैं? मेरे नज़रों में कोई ऐसी ना तो स्टेटमेंट आई है और ना कोई ऐसा उनका जो सर्टिफाइड बयान है वो हमारे सामने आया। हाँ, मीडिया की स्क्रीन पे 1-2 जगह पे हमने ये सुना है कि कोई ऐसी डिस्कशन हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑलरेडी ब्रॉडशीट के हवाले से एक कमेटी बनाई है जो इन तमाम इश्यूज़ को देख रही है, और वो मीडिया को अपडेट करेगी। उसमें उनकी स्टेटमेंट का भी जायज़ा लिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉडशीट जो खौफनाक, अलमनाक और अवाम के लूट मार के साथ जुड़े हकायक जो है उसने उसके अंदर वाज़िया किए हैं, उनसे कोई आंखें चुराए, उनको पब्लिक करके हमने कौम के सामने रख दिया है
کہ یہ جو آج آپ کے درد میں نڈال نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے درد میں ٹسوے بہانے والے جو ہیں، انہوں نے اپنے محلات کی بنیادیں جو ہیں آپ کا خون چوس کے رکھی ہیں، اور اس کے اندر داستان ہے پوری کہ کس طرح یہ عوام کو چونا لگاتے رہے، خون چوستے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، منی لانڈرنگ کرتے رہے، اور پھر کس طرح بین الاقوامی پریشر، گٹھ جوڑ اور بلیک میلنگ سے یہ این آر او لیتے رہے۔ وہ داستان عوام تک پہنچتی رہے گی۔ خادم اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیسے کی کبھی کرپشن نہیں کی۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے مشرف دور میں 105 ارب روپے نیب کو دیا ہے خادم اعلیٰ پنجاب نے، وہ کس ڈیل کا نتیجہ تھے، اور پھر جب حکومت میں آئے دوبارہ عدالتوں کے ذریعے وہ واپس لے لیے۔ یہ کیا 105 ارب روپے کس ڈیل کے سلسلے میں دیکھیں، دور میں نیب کو دیے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان نے جو اس قوم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں قوم کی ایک ایک پائی کا محافظ اور ضامن ہوں، اور یہی وہ براڈ شیٹ کی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو جاننے کے لیے ان کے چہروں سے نقاب اتار کے کہ اگر ایک پیسے کی کرپشن نہیں تھی تو وہ جو پیسے ریکور ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے حکومت میں آ کے واپس لیے، یہی وہ سوالیہ نشان ہے جن کی پردہ نشینی ہوئی تھی، اس کی نقاب کشائی کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا۔ اچھا میڈم، 371 کے ایوان میں صرف کانفرنس کی 10 سیٹیں ہیں، آگے سینٹ کا امتحان عام کا بھی ہے، کانفرنس کا بھی ہے، کیا آپ انہیں سیٹ دینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ سیٹ دیں گے تو عمران خان نظر آ جائے گا کہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا جائزہ تو بنتا نہیں ہے۔ 10 سیٹوں سے کون سینٹر بنتا ہے، جبکہ ریشو نکل رہی ہے 53 کی یا 46 کی، یہ بتا دیں، یا پھر اگر یہ چودھری برادران نہ مانے، بلیک میل کیا، تو کہاں سے رجوع کریں گے کہ یہ مان جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے مشاورتی اور مفاہمتی روڈ میپ میں ایک انتہائی اہم جز ہیں، اور سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کے ریلیف اور ان کے ساتھ جڑے جو پبلک ویلفیئر پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھیوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو سینیٹر بننے جا رہے ہیں وہ کاف سے بنے یا پی ٹی آئی سے بنے، مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے۔ گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تعین جو ہے کس جماعت کو کتنی سیٹیں دینی ہے، کب دینی ہے، یہ قیادت نے اس کے فیصلے کرنے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ مشاورت سے، مفاہمت سے یہ سارا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتا دیں کہ اب پی ڈی ایم کا رخ ہو گیا پی ڈی سے اسلام آباد کی طرف، پی ڈی کا بڑا شور تھا اسلام آباد تو چل پڑے ہیں، اب اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ بھی سیاسی لوگ ہیں، سامنے بھی سیاسی لوگ ہیں، کوئی ڈائلاگ اب سٹارٹ ہوگا کسی معاملے پر کہ اب بس بہت ہوگی احتجاج وغیرہ چھوٹ گیا، بات چیت کی جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات چیت کا ایجنڈا کیا ہے۔ بات چیت سے تو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، اور نہ سیاسی حکومتوں میں بات چیت سے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ عوام صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ بات چیت جو ہے وہ ان کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے، عوام کے ایشوز سے جڑا ہوا کوئی بیانیہ ہے، ان کے دکھ اور درد کے مداوے کی کوئی ریسپی ہے۔ اگر کوئی چیز بھی ایسی عوام کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو صرف اور صرف ذات سے جڑا ان کیسز سے چھٹکارے کا پلان ہے، تو پھر اس کے لیے تو بلیک میلنگ میں نہ پہلے آئے ہیں نہ اب آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ عزم ہے کہ میں وہ تمام پولیٹیکل ٹرکس، پریشرز اور ٹیکٹکس جس کی بنیاد پہ اس سے پہلے این آر او لیے جاتے رہے، وہ ان سب کو کسی صورت بھی وہ وے فارورڈ جو لے کے کوئی جدہ چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، اور جو جیلوں میں ہوتے تھے وہ جیلوں کے باہر وی آئی پی طیاروں میں سوار ہو کے چلے جایا کرتے تھے، تو اب صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، ادارے مضبوط ہوں گے، اور جس نے
जिन्हें जिन्हें खादियां गाजर ढिड उन्होंने पीड़ है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अली को कर, हाँ देखिए इस चीज पे तहकीकात हो रही है और टीचर्स जैसे सामने आएंगे आपके सामने लेकर आएंगे।